गुड इवनिंग सर। हाँ जी, सर गुड जैसे इवनिंग। मेरा क्वेश्चन अभी ये है। अ, जैसे मैं आपसे 2018 में एमबीए में जुड़ा हुआ हूँ, और जब आपने क्रिप्टोज के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड किया था कि कैसे गवर्नमेंट अपना रेगुलाइजेशन वाला क्रिप्टो लेके आएगी, और आपने हमें बताया था, गाइड किया था कि लक्ष्मी करके गवर्नमेंट उस पे काम भी कर रही है, और गवर्नमेंट लक्ष्मी करके सेंट्रलाइज ई करेंसी लेके आएगी आने वाले टाइम में। उस टाइम तो हमें इतना समझ नहीं आता था, बट जैसा आपने लास्ट ईयर कुछ वीडियो यूट्यूब पे शेयर किए थे क्रिप्टोज के ऊपर, और आपने इतने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपने बताया कि गवर्नमेंट कैसे उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलाइजेशन ला सकती है, और जो हमें दिख भी रहे हैं, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हालांकि बोल भी दिया कि गवर्नमेंट उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलाइजेशन लेके आ रही है आगे क्रिप्टो में। बट सर अभी भी जो आज की यंग जनरेशन है, उसको ये सब लगता है कि गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ ला नहीं सकती, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएगी तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। बिटकॉइन तो अभी इतनी वैल्यू है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आज भी यंग मतलब जनरेशन मानने को तैयार नहीं है, और हम्म। कुछ लोगों को तो अवेयरनेस नहीं है, तो उनको हम कैसे गाइड करें कि वो ताकि इससे बचे। सबसे पहले तो जैसे आपने खुद ही बताया कि हम 2018 से नहीं, रैदर आप तो खैर 2018 से जुड़े हो, मैं तो 2016 से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी नाम की एक चिड़िया है जिसको समझ लो, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही बेटर आपके लिए अवेयरनेस मैकेनिज्म बढ़ जाएगा। सो क्रिप्टो करेंसी में मेजरली दो चीजें ब्लेंड होती है। एक है जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और एक है उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम यूज करते हैं अ मोड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि एनक्रिप्टेड वे में होती है, जिसको हम एक तरह से बिटकॉइन का नाम दे देते हैं या डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज का नाम दे देते हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, देखो एज अ टेक्नोलॉजी वो वंडरफुल टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस स्पीड और एफिशिएंसी से काम करती है, तो बीच में जो मिडल मैन होते हैं, मिडल मैन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, उसकी इन्वॉल्वमेंट को खत्म करती है या रिड्यूस करती है, जिसके कारण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है वर्ल्ड में हर जगह। चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो फाइनेंस का फील्ड है, चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे कि इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है एंड यूज होगी। चाहे वो इंडिया है, चाइना है, रशिया है, जापान है, यूएस है, हर जगह। मगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जो उसका दूसरा एस्पेक्ट है क्रिप्टो करेंसी का, वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो मोड है ना, वो नॉन रेगुलेटेड है। कोई भी देश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉन रेगुलेटेड करेंसी, यानी कि जो उनके सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेटेड करेंसी अगर नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं करी जाएगी। चाहे वो जापान है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, चाहे खुद यूएस है। यानी कि इसका मतलब ये, नॉन रेगुलेटेड करेंसी इंडिया के अंदर भी एक्सेप्टेड नहीं होनी थी, जिसके लिए मैं 2016 से इसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। अब आपका ये पॉइंट आ सकता है कि 2016 से तो मैसिवली बढ़ ही रही है। तो बढ़ने का पर्पस ये है कि अभी भी मैं आपको यही कहूंगा, 2022 में भी क्रिप्टो करेंसीज आपको बढ़ते हुए दिखेंगी। मगर उसका रीजन कुछ और है। मगर पहले हम ये समझते हैं कि जो अपने आप में क्रिप्टो करेंसी है, उसके प्रोमोटर्स ही अननोन है। यानी कि सतोशी नाम की जो हम टाइप करेंगे, तो सतोशी नाम का कोई पर्सन, हालांकि फोटो फोटो दिखती है बहुत बढ़िया, मगर ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि क्रिप्टो के जो प्रोमोटर्स हैं, स्पेशली बिटकॉइन के जो प्रोमोटर्स हैं, मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा माफिया है, जिसमें शायद टॉप से टॉप कंपनीज के, टॉप से टॉप लीडरशिप प्रोफाइल के जो लोग हैं, चाहे वो यूएस कंपनीज हैं, जापानीज कंपनीज हैं, रशियन कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, या टॉप के टॉप जो माफिया के जो लोग हैं, वो शायद इकट्ठे आए और उन्होंने एक तरह से बिटकॉइन नाम की या क्रिप्टो करेंसी नाम की चीज को पैदा कर। However, धीरे धीरे आप करके देखें, इन द रीसेंट टाइम, स्पेशली आफ्टर 2017, ये डिफरेंट डिफरेंट जो इकोनॉमीज हैं, वो उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं बैन कर रहे हैं। जैसे कि चाइना ने सबसे पहले 2017 में बैन लगाना शुरू किया, एंड अब 2020 में और 2021 में हम देख सकते हैं कि चाइना ने ऑलमोस्ट कंप्लीट बैन कर दिया है
क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपना ई रेमनिबी यानी कि डिजिटल करेंसी जो उनकी चाइनीज युआन है उसको लॉन्च कर दिया है। ऐसे ही जापान ने भी 2018 में एक तरह से क्रिप्टो के ऊपर बैन लगा दिया था, एंड जापान में भी कई तरह के फर्दर और फॉलो अप बैन्स की भी बात हो रही है। रशिया में बैन हुआ है कि कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हालांकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो अभी भी अलाउड है, मगर 2021 में दोबारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया है जिसको हम सीबीआर बोलते हैं, उसने भी दोबारा प्रपोजल दिया है कि हमें हर तरह के इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिप्टोज उसको भी बैन करना चाहिए। एंड इनफैक्ट इन द रिसेंट टाइम्स जहां ये चाइना बैन कर चुका है, जापान बैन कर चुका है, रशिया ऑलमोस्ट उस कतार पे है, इंडिया भी कई बार कोशिश कर चुका है। कई बार मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इंडिया ने एक टाइम पे तो पूरा उसको लीगल टेंडर मना ही कर दिया था। अरुण जेटली साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद बजटरी स्पीच में पार्लियामेंट में बोल दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई लोगों ने दलील दी कि ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो आरबीआई ने भी कहा कि बैंकिंग सेक्टर का नुकसान हो जाएगा अगर हम क्रिप्टो करेंसीज को लीगल रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से एक रिपोर्ट मांगी थी कि आप ये प्रूव करो कि बैंक्स के लिए कैसे ये नुकसानदायक हो सकता है अगर हम क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करते हैं। यानी कि क्रिप्टो करेंसी को जो आरबीआई या जो गवर्नमेंट चाहती है कि बैन कर दिया जाए, तो आप बताओ कि क्यों कर दिया जाए। क्योंकि आरबीआई ने यह कहा कि अगर हम बैन नहीं करते हैं तो हिंदुस्तान के कई बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम सफर करेंगे, जिसकी रिपोर्ट आरबीआई अभी बना रहा है, जिसकी सबमिशन नवंबर 2021 में होनी थी। मगर नवंबर 2021 में वो सबमिट क्यों नहीं पब्लिकली हुई? इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बिल आना था बैन करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए, वो क्यों नहीं आया विंटर सेशन में दिसंबर 2021 में? क्योंकि मिस गीता गोपीनाथ जी का एक फोन गया मोदी साहब को, एंड आई एम श्योर उन्होंने कहा होगा कि इसको थोड़ी देर के लिए डिले कर दो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये इसलिए ऐसा लगता है बिकॉज इसमें कई तरह के माफिया इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये, जैसे यूपी के इलेक्शन से पहले डीमोनेटाइजेशन था, तो अब आप यूपी के इलेक्शन से पहले या जस्ट बाद में हमें क्रिप्टो करेंसी इंडिया में एक रेगुलेशन आते हुए दिखेगा, एक क्रिप्टो करेंसी का बिल आते हुए दिखेगा। बैन नहीं दिखता मगर उसको रेगुलेट करता हुआ दिखता है। यानी कि मैं हालांकि पहले हमेशा ये कहता था कि इसको बैन कर दिया जाएगा, मगर साथ में मैं एक और चीज कहता था, अगर आप रिकॉल करो, कि अगर बैन नहीं करेगी गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से करेगी कि ठीक है, जिसने अगर पैसा लगाया था उस पर जो मुनाफा हुआ उसका कुछ लेटर से 50% या 40% टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर दो, बाकी चलो आपका पैसा। मगर हो सकता है गवर्नमेंट का अगर दिमाग थोड़ा सा और सेट हो जाए तो शायद सोर्स ऑफ मनी कि कैसे क्रिप्टो में कन्वर्ट किया था उसके ऊपर सवाल पूछ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी समझ तो है कि 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद कई बड़े बड़े लोगों ने अपना ब्लैक का मनी जो था उसको क्रिप्टोज में कन्वर्ट किया होगा। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि गवर्नमेंट उस डिसीजन के डेप्थ में कितना जाना चाहेगी। यानी कि इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट तो करेगी ही करेगी, अगर कंप्लीटली बैन नहीं करेगी। हालांकि मेरे को पहले लगता था कि कंप्लीटली बैन करेगी, मगर गीता गोपीनाथ जी जो आईएमएफ के टॉप नॉच पे हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी मोदी साहब से जो बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई और बातें भी हुई होंगी जो शायद आज हम नहीं समझ सकते, जिसके कारण उसको बैन की बजाय रेगुलेट करने की बात हो रही है। अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं या बढ़े हैं, ये एक तरह से अपने आप में एक माफिया क्यों है? सबसे पहले तो आप बड़ा क्लियर लफ्जों में समझ लो कि जो क्रिप्टो करेंसी है, ये आने वाले समय में डिफरेंट डिफरेंट जो देश हैं वो अपनी डिजिटल करेंसी ले आएंगे। जैसे आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी ले आएगा लक्ष्मी के नाम से, ऐसी यूरोजोन जो है वो अपना डिजिटल यूरो ले आएगा, ऐसी यूएस भी अपना डिजिटल करेंसी ले आएगा, शायद उसको स्टेबल कॉइन का नाम दिया जा रहा है, चाइना ऑलरेडी लेके आ चुका है। यानी कि हर कंट्री अपने सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी को लेकर आएगा। तो वन फाइन डे धीरे धीरे करके ये जो क्रिप्टो करेंसी है, चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये कि अगर लोगों को एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पैसा लगाना भी होगा तो लगा ले, कल को डूब गई तो डूब जाएगी। अब यहां पे
आपको क्लियर लफ्जों में ये तो समझ आता है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बैकिंग है, वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मगर अपने आप में जो क्रिप्टो करेंसी है जिसकी हमने कहा कि लिमिटेड सप्लाई रहेगी, वो लिमिटेड सप्लाई किसने डिसाइड किया कि लिमिटेड सप्लाई कौन इशू करेगा? क्योंकि इशूअर यहाँ पे सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट तो है नहीं। तो इसका मतलब ये क्लियर लफ्जों में, ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं है, कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। जैसे अगर हम कोई लैंड लेते हैं या कोई शेयर लेते हैं, तो शेयर का एक बैकिंग उस कंपनी के कुछ हम नेटवर्थ की बात करते हैं, बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। लैंड में हम वहां पे प्रोडक्शन के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, या लैंड एक तरह से एक फिजिकल एसेट है, रियल एसेट है। मगर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के केस में ना तो रियल है, ना अवेलेबल है, ना वैल्यूडेशन है, ना प्रोडक्टिविटी है। एंड इनफैक्ट मेरे को तो लगता है कि कई लोग इसमें इसलिए घुसे हैं क्योंकि उनको लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें अमीर ना बन पाऊं मगर बाकी सब अमीर बन जाएंगे। जितने भी नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं ना मोहित जी, उसको आपको यूं समझना है कि जितने भी नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं वो इसलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि उसमें एक अंडरलाइन अजम्पशन होती है कि जो अगला आदमी हमसे खरीदेगा ना, वो ज्यादा प्राइस पे खरीदेगा। यानी कि एक अंडरलाइन अजम्पशन होती है। हर आदमी जो खरीदता है नॉन प्रोडक्टिव एसेट, वो ये सोच के खरीदता है कि अगला आदमी पक्का इससे ज्यादा प्राइस पे खरीदेगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग समझे ही नहीं कि ये जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं इनकी एक्चुअल वर्थ क्या है। यानी कि उनको ऐसा लगे या उनको ऐसा लगाया जाए कि नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स की इतनी वर्थ है कि हर आदमी हर बार उस नॉन प्रोडक्टिव एसेट को और हायर प्राइसेस पे खरीदे। इसको ग्रेटर फूल थ्योरी कहते हैं। ऐसी एक कहानी 17th सेंचुरी में भी हुई थी, जहां पे वो ट्यूलिप्स नाम के वो जो पौधे नहीं होते, वो जो क्या कहते हैं, वो जो फूल होते हैं ट्यूलिप्स, तो ट्यूलिप्स के बारे में ग्रेटर फूल थ्योरी के तौर पे उसको इतना एक्सपेंसिव दिखा दिया गया कि लोगों ने उसको ऊपर स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया, और वन फाइन डे वो एक बबल बन गया, ट्यूलिप बबल, और वन फाइन डे क्रैश कर गया। 17th सेंचुरी आप गूगल करेंगे ट्यूलिप बबल या ग्रेटर फूल थ्योरी, सब आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरे से तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जहां मैं पिछले 5-6 साल से बोल रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ, मगर गोल्डमैन सैक्स और बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो तो इसके लिए ट्रेडिंग ऑपरेशंस बना रही हैं ताकि क्रिप्टो जो है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन जो है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मगर उसकी ट्रेडिंग हो पाए, ऑपरेशंस वगैरह मैनेज हो पाए। बट ऑब्वियस है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने लोग बेचारे घुसना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि हम इसमें पैसा तो बना लें, तो वो इस पैसे मॉडल में पैसा बनाना चाहते हैं कि लोग आपस में ट्रांजैक्शन करें, ट्रेड करें, सट्टेबाजी करें, बाइंग सेलिंग करें, तो उसमें एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो अपना अपना पैसा बना लें। ओवरऑल अब आप एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ओवरऑल अगर मेरे को क्रिप्टो करेंसी को बढ़ाना है तो हर बार हर दिन लगातार मुझे ज्यादा लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा देन कि उससे जो निकलने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो। यानी कि 100 लोग आए 20 लोग निकल जाएं, फिर 100 लोग आए 20 लोग निकल जाएं। ये 100 लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे को हर तरह के एडवर्टाइजमेंट मॉडल बनाने पड़ेंगे। आईपीएल होगा दुबई में तो हर बार मेरे को एडवर्टाइजमेंट दिखानी पड़ेगी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। मल्टी लेवल मार्केटिंग करवानी पड़ेगी जिसमें कई लोग उसको पिच करेंगे क्योंकि कई लोगों को कमीशन दिया जाएगा। और तभी आप देखो इनडायरेक्ट वे में अभी जस्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ने टप्परवेयर या वो जो एक और एमवे जो कंपनी थी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग पे जो सस्टेन करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल को बैन कर दिया। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमेशा आज तक ऐसा ही हुआ है कि इनिशियल लोगों ने पैसे कमाए हैं मगर जो लोग आखिरी में घुसते हैं वो घुस जाते हैं। ये चाहे निधि चिट फंड में कह लो या किसी भी चीज में कह लो जहां पे एक्स्ट्रा रिटर्न आता है जो कि मार्केट कभी भी सैंक्टिफाई नहीं कर पाती है, तो जो आखिरी में घुसे लोग होते हैं वो बेचारे घुस जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेस्ला के जो लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो लोग हैं जो ये प्रमोट भी करते हैं फिर निकल जाते हैं, ये तो मस्त पैसा बना लेंगे।
और अगर आप में से किसी नोन लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है तो भैया एनकैश करवा लो, क्योंकि आखिरी में जो लोग घुसेंगे ना वो घुस जाएंगे। एंड अल्टीमेटली क्या होएगा, वन फाइन डे मैं तो ऐसा कहूंगा कि 2022 में भी क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। हो सकता है 2023 में भी बढ़ेगी। मैं 2022 का इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बेस्ड ऑन टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, जो मैं मार्केट्स की स्टडी करता हूं उसके बेसिस में मेरे को क्रिप्टो करेंसी यहां से बढ़ते हुए दिखती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगल हो जाएगी, रेगुलेटेड हो जाएंगी। वन फाइन डे धीरे धीरे करके ये हर कंट्री जो है इसको रेगुलेट करते करते फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना देगा। मगर खतरा ये है कि सोचो, अगर इस तरफ कुछ बड़े लोग होंगे जिनको अपना माल बेचना होगा और इस तरफ कई छोटे छोटे रिटेल लोग होंगे, यंग जनरेशन के बच्चे या जो नहीं सीखे हुए लोग हैं, जो किसी और के जानने के कारण क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं या फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण जो क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं। ऐसे कई लोग जब पैसा लगाएंगे ना, आप उनका साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड सोचना। उनका बेंट ऑफ माइंड क्या है, वो कहते हैं 5-10 हजार पे लगाऊंगा, डूब गए तो डूब गए। और यही तो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस तरफ इतने लोग खड़े हो जाएं जिनका माइंडसेट यही हो कि 5-10 हजार पे डूब जाए तो डूब जाए। तो वन फाइंड है, यहां पे इतने लोग खड़े कर दो कि इन सारों के 5-10 हजार डूब जाए वन फाइंड डे, तो इन सारों ने पैसे बना लिए होंगे, इन सारों का पैसा डूब गया होगा। तो आज से आने वाले कुछ सालों के बाद ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको आज हम क्रिप्टो करेंसी बोलते थे या पहले आज हम बोलते थे कि वो एक तरह से सेंट्रल बैंक के पैरेलल करेंसी आ जाएगी, जो कि अब ऐसा दिखता नहीं है। चाइना ने रिप्लेस कर दिया, जापान, रशिया, अब यूएस भी आने वाले समय में कर रहा है, यूरोप ने भी डिक्लेयर कर दिया। इंडिया तो मैं पहले से ही कह ही रहा हूं कि कभी भी इसको एज अ सेंट्रल बैंक करेंसी नहीं बोल पाएगा। अपनी सेंट्रल बैंक करेंसी हमारी लक्ष्मी आएगी। तो वन फाइंड है, ये जो सेंट्रल बैंक पैरेलल करेंसी जो कहते थे वो तो खत्म हो गया। अब वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, लीगल नहीं तो रेगुलेट तो कर दो। हाँ, रेगुलेट होएगी, मगर रेगुलेट करके ये करेंसी नहीं, ये एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। जैसे शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, वैसे एक क्रिप्टो करेंसी नाम की चीज भी दिखेगी। मगर इसकी बैकिंग में कुछ है नहीं, तो इसको नॉन प्रोडक्टिव एसेट की वैल्यू तब तक बढ़ाई जाएगी जब तक यहाँ पे लोग और ना बढ़ते चले जाएं, ताकि वन फाइन डे जब ये बस्ट हो जाए तो ये सारे लोग, उनका माइंडसेट ही ये बना हो कि 5-10 हजार पे डूब जाए तो डूब जाए। तो इसलिए यंग जनरेशन को मेरे को लगता है कि इतना ही शौक है क्रिप्टो करेंसी में लगाने का, तो मुझे लगता है कि पहले वो मेच्योर्ड वे में इकोनॉमी समझे, फाइनेंशियल मार्केट समझे। मेरे को लगता है हमारे साथ जैसे सारथी जो हमने शुरू किया है, सारथी फॉर किड्स, मेरे को लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चों को सारथी फॉर किड्स में एनरोल कराना चाहिए। हर एजुकेशनल कॉलेज या स्कूल को अपने बच्चों को सारथी फॉर स्टूडेंट्स, जो सारथी फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें एनरोल कराना चाहिए, ताकि बच्चों को इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब समझ आए। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो साइड पे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें उनको समझाई जाए। जब उनको ये चीजें समझ आएंगी ना, तो उनकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। उनको समझ आएगा कि इकोनॉमी कैसे चलती है, सेंट्रल बैंक की करेंसी कैसे चलती है। तब वो खुद अपने दिमाग से सोच पाएंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। हाँ, ये है जो इस फ्रॉड में पहले घुस गया और पहले निकल गया वो कमा गया, जो बाद में घुसेगा वो घुस जाएगा।